हम हाजिर हैं लेकर चुनावी खबरों का शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, इस साल के अंत में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। और इन राज्यों की चुनावी हलचल पर जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हम पहुंचाएंगे। आज हमने क्या तैयारी कर रखी है आपको बता दें। भोपाल से ब्रजेश राजपूत, इंदौर से अजय दुबे अपनी खबर भेजेंगे, जयपुर से मनीष शर्मा जो कि राजस्थान की हलचल आप तक पहुंचाएंगे, और उनके साथ होंगे जयपुर से गौरव श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी आपको इन राज्यों में चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी देंगे। और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के ठीक सामने मौजूद हूं। शिवराज सरकार यानी बीजेपी की सरकार का यहां पर कब्जा है, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। और देखिए, बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर। वो इसीलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो जबरदस्त तरह से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि उज्जैन की जो महिला कांग्रेस नेता हैं नूरी खान, उनके अपमान की बात है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बेहद खास हैं कटनी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज कटनी में थे। यहां पर शिवराज ने एक सभा को संबोधित किया। शिवराज को सुनने के लिए यहां भारी भीड़ मौजूद थी। शिवराज ने यहां भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पिछले 50 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त लोगों का जमावड़ा, घरों की छतों पर तक लोग चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां जहां आप देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे शिवराज की इस जन आशीर्वाद यात्रा में। मेरे भाइयों, 50 साल इस प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश को बदहाल कर दिया था। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, बीमारू राज्य। मेरे बड़े वाला बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बोल बताओ, किए थे क्या? ऐसी सड़क कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? ऐसी बिजली कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? तो शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तो जमकर हमला बोला ही, लेकिन इसके साथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सड़कों को उन्होंने अमेरिका से बेहतर बता डाला। उनके इस मुद्दे को विपक्ष ने लपका और उन पर जमकर हमला बोला। आज मैं अनूपपुर से जब चला मेरे पहलवान भाइयों कोतमा तक, मैं फिर कहता हूं कि हमारी सड़क अमेरिका से कम नहीं है। शानदार सड़क बनाने का काम हम। सुना आपने, चुनावी साल में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बता डाला है। शहडोल में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज ने यह बात कही। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की सड़कों की तारीफ की है, लेकिन शिवराज सिंह के इस बयान में कितनी सच्चाई है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। यही नहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह के प्रभार का जिला होने के बावजूद यहां की सड़कों की हालत खस्ताहाल है। तस्वीरें 28 जुलाई की हैं। सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए स्थानीय विधायक शैलेंद्र पटेल ने सड़क पर नाव चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार पर विकास के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इस रोड के लिए तमाम तरह के आंदोलन हो चुके हैं, पदयात्रा हो चुकी है, धरना हो चुका है, प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में निवेदन हो चुका है, माननीय सांसद महोदया से इसके बारे में निवेदन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ओपीडब्ल्यू मिनिस्टर से ये मांग कर रहे हैं कि अब हमें इसमें नाव चलाने की आज्ञा प्रदान करें। शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर हमला बोला है और कहा कि सीएम हकीकत से परे ये बयान दे रहे हैं। कठिनाई ये है कि मुख्यमंत्री जी वास्तविकता से इतने दूर हो गए हैं
आदत है, पहली बार अब बस पे निकले हैं क्योंकि अब जन आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि चुनाव आ गया। नहीं तो उड़न खटोले और प्लेन के अलावा किस और माध्यम से तो चलती ही नहीं है। अब वास्तविकता शायद उनको स्वयं पहचान में आएगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, जो आज दुर्गति हो चुकी है मध्य प्रदेश की, इसका पूरा बदला जनता आने वाले समय में नवंबर के चुनाव में उनसे लेगी। विपक्ष शिवराज पर हमला बोल रहा है। आइए एक बार फिर सुनिए शिवराज सिंह ने शहडोल में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर क्या कहा। शहडोल से अनूपपुर 340 करोड़ का बन रहा है। अरे मैंने अमेरिका में जाके कहा कि तुम्हारी रोडें अच्छी थोड़ी है, हमारी रोडें भी अच्छी है। तो कांग्रेस गुस्सा हो गए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की तारीफ करता है, मध्य प्रदेश की रोड अमेरिका से अच्छी कैसे हो सकता है। आज मैं अनूपपुर से जब चला मेरे बहनों भाइयों कोतमा तक, मैं फिर कहता हूं कि हमारी सड़क अमेरिका से कम नहीं है। शानदार सड़क बनाने का काम हम करें। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी अमेरिका में जाकर शिवराज सिंह ने अपने सूबे की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था। शिवराज के इस बयान पर विपक्ष ने जमकर उस वक्त हमला भी बोला था। अब नया चुनावी साल है, चुनाव सर पर है, तो देखना है कि अमेरिका जैसी सड़कों वाले बयान पर जनता क्या कहती है। भारत माता की। तो आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी हमलावर है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा है। उज्जैन की महिला कांग्रेस सांसद नूरी खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपमान करने का आरोप लगाया है। पहली नजर में तो इस वीडियो में कुछ भी अलग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही वो वीडियो है जो वायरल हो गया है। क्यों वायरल हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 28 जुलाई को उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जिस मंच पर ज्योतिरादित्य बैठे हुए थे, वहीं एक कुर्सी पर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान भी बैठी थी। अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया नूरी खान को मंच से हटने को कहते हैं। नूरी चुपचाप कुर्सी से उठकर चली जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खबरों के मुताबिक ज्योतिरादित्य नूरी को मंच से उतरकर नीचे बैठने को कहते हैं। तस्वीरों में नूरी मंच से नीचे बैठी हुई नजर भी आती हैं। मुझे इंचार्ज दत्ती गांव ने कहा कि नूरी जी आप भी बैठ जाइए। उनके कहने पर मैं चेयर पर बैठी और मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो मेरा हक था बैठने का। उस हिसाब से भी देखा जाए तो मैं बैठी, लेकिन पार्टी ने मेरा बैठना उचित नहीं समझा। उनकी कोई गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन का भी मैं सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैं अनुशासन के रूप में वहाँ से उतर भी गई। नूरी ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया तब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और इस पूरे वाकये को अपना अपमान बताया। नूरी ने चिट्ठी में लिखा है, आदरणीय राहुल गांधी जी, सिंधिया जी ने मुझे मंच से उतर जाने को कहा तो मैं पार्टी के सम्मान और अनुशासन के चलते उनकी बात मानकर मंच से उतर गई। पार्टी की खातिर मुझे सबसे अंतिम पंक्ति में भी बैठना पड़े तो मैं एतराज नहीं करूंगी, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यूं सार्वजनिक मंच पर एक महिला से इस तरह का व्यवहार पार्टी के लिए नुकसानदायक है। पूरा मामला था सार्वजनिक तौर से हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं आहत हुई हूँ, मेरे समुदाय के लोग आहत हुए हैं जिस समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, और महिला सम्मान भी आहत हुआ है। तो ये सारी जानकारी मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर करना चाहती थी। नूरी खान की शिकायत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नूरी खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र भारती ने नूरी खान को बीजेपी का एजेंट तक करार दिया है। यही तो है कि जो भाजपा से मिल करके कुछ ऐसे तत्व हैं जो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, यही पार्टी को बहुत सोचने और विचार करने की बात है। तो निश्चित रूप से इस पे पार्टी की पैनी नजर है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि नूरी को भोपाल बुलाया है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ये विवाद सुलझता है या फिर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरती है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा के सामने,
वसुंधरा राजे की बीजेपी की सरकार है यहां पर, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। और इस बीच राजस्थान में आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट। लेकिन अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस शक्ति प्रोजेक्ट की आड़ में दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। बीजेपी के लोग बाकायदा अपने मोबाइल पर वो मैसेज भी दिखा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये शक्ति प्रोजेक्ट कांग्रेस के लिए सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। ये है बीजेपी नेता राकेश शर्मा। राकेश अपने मोबाइल फोन को दिखाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे शक्ति प्रोजेक्ट के मैसेज उनके फोन पर आ रहे हैं। दरअसल ये मैसेज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भेजा जाना था, जबकि राकेश शर्मा का तो दूर दूर तक कांग्रेस से कोई नाता नहीं। वो सालों से बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस दफ्तर गया, मैं तो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं जानता क्या है क्या। मैसेज में ये कह रहे हैं कि प्रिय साथी, आप हमारे साथ शक्ति पॉइंट में ये वीडियो क्लिक करिए और इसमें आपको सम्मान भी दिया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये लालच दे रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी इतने लेवल पे गिर गई है कि दूसरों के कार्यकर्ता जोड़ जोड़ के अपने कार्यकर्ता बना रही है। सिर्फ राकेश ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं के पास भी शक्ति प्रोजेक्ट में बेहतरीन काम करने और राहुल गांधी सचिन पायलट के शाबाशी वाले संदेश भेजे जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुमंत शर्मा ने भी कांग्रेस के इस प्रोजेक्ट की खिल्ली उड़ाई, ये कहकर कि अब कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता भी नहीं बचे। मेरी शिकायत नहीं है, मेरे को हंसी आ रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे मिस्ड कॉल का मजाक उड़ाया था। तो ऐसा तो नहीं कि आपके कार्यकर्ताओं को मन बदलने के लिए वो संपर्क कर रहे हो, आपके कार्यकर्ता आपसे तो अब उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं बचे ना उनके अपने। ये तो मालूम है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो। कांग्रेस का शक्ति प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद है बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं से जोड़ना। कांग्रेस की दलील है कि कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि उनकी आवाज संगठन तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट शक्ति की घोषणा की। इसके जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन से सीधे जुड़ पाएंगे। कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों की जानकारी देते हैं और बीजेपी सरकार की नाकामी को वोटरों तक पहुंचाते हैं। राहुल गांधी के इसी रास्ते पर चलकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर शाबाशी वाले संदेश भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही एक मैसेज पर जरा गौर कीजिए, जिसमें लिखा है, आपकी विधानसभा मालवीय नगर में इस सप्ताह शक्ति प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा साथियों को शक्ति के साथ जोड़ने वाले और सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं के ये नाम हैं। इसी को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि ऐसे मैसेज बीजेपी नेताओं को क्यों भेजे जा रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब राजनीतिक साजिश है। देखिए, ये मिथ्या भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। चूंकि ये नंबर ओपन था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मिस्चीवियस एटीट्यूड हो सकता है उनका, लेकिन यदि जब तक व्यक्ति अपने मोबाइल से अपने वोटर आईडी को मैसेज नहीं करेगा तब तक वो रजिस्टर नहीं हो सकते। उस व्यक्ति ने खुद ने रजिस्टर किया उस नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से, जो शक्ति का हमने नंबर दिया है प्रोजेक्ट का, और उस पर रजिस्टर अपना वोटर आई डी किया और उसके बाद उसके पास से संदेश आया होगा। कांग्रेस ने अपने इस शक्ति प्रोजेक्ट को जोर शोर से लॉन्च किया है और पार्टी का दावा है कि राजस्थान में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा चुका है। राजस्थान में सीएम कैंडिडेट कौन होगा, क्या इस पर कांग्रेस के भीतर कोई विवाद है? सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा का प्रदेश में कितना असर हो रहा है? राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या राजस्थान में राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन करेंगे? इन सारे सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ देखिए संवाददाता मनीष शर्मा की यह खास बातचीत। पीसीसी चीफ सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ हैं। पिछले कई दिनों से देश से बाहर होने के बाद यहाँ पर जिस तरीके का घटनाक्रम घूमा, सचिन आप ऑस्ट्रेलिया थे, पीछे से कई विवाद भी जन्म लिए कांग्रेस में, कहा गया सीएम के चेहरे को लेकर कौन हो कौन नहीं हो, आपका क्या कहना? कौन सा विवाद? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विवाद ही नहीं है और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि राजस्थान में जो जनता की उम्मीदें हम लोगों से उस पर खरा उतरना है। 3-4 महीने में चुनाव है, हम सब तैयारी में लगे हुए हैं और हम सबका लक्ष्य ये है कि यहाँ बीजेपी को पराजय देकर जनता का राज कायम करना है। बीजेपी की यात्रा 4 अगस्त से शुरू हो रही है, काउंटर में कांग्रेस की क्या तैयारी है और इस यात्रा को लेकर आप क्या कहें? मुझे लगता है कि हम लोगों ने 195 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मीटिंग्स की हैं। उसके काउंटर में वसुंधरा जी अब निकली हैं 4 तारीख को अपना गौरव यात्रा लेकर, लेकिन जनता को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गौरव किस बात का गौरव है। यहाँ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, खजाना खाली है, निवेश हो नहीं रहा
लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। इस बात का गौरव अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ताली बजवा लेना कोई यात्रा नहीं है। जनता से कनेक्ट नहीं है, 4 साल तक वो दूर रहे और महलों में बंद रह के लोगों पर जो तानाशाही रवैये से शासन किया है उसका तो भुगतान भाजपा को करना पड़ेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि अभी तक यह संशय था उनकी लीडरशिप के ऊपर, लेकिन अब जब अमित शाह जी ने यहाँ पे आके डिक्लेयर किया है कि वो ही सीएम फेस होंगे, तो जो थोड़े बहुत चांस थे बीजेपी के फाइट या कंटेस्ट में आने के, वो भी अब जाते रहे। जनता मन बना चुकी है और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात उठ रही है और कहा जा रहा है कि राहुल जी अब जिस तरह से पहले भी मंदिरों में जाते रहे, अब राजस्थान में भी आ रहे हैं, तो क्या सीकर में अपना चुनावी आगाज करेंगे और कुछ मंदिरों के? राहुल जी का प्रोग्राम फाइनल हुआ नहीं है। 10 अगस्त को पार्लियामेंट खत्म होगी, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। हमने उनको आमंत्रित किया हुआ है। वो कहाँ पर जाएंगे, क्या उनका रूट बनेगा, अभी उस पर चर्चा चल रही है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ और पार्टी के साथ। जैसे ही उनका प्रोग्राम फाइनल होगा आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन ये किसी बुद्धिजीवी से मिलना या किसी धार्मिक स्थान पर जाना, ये हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। राजीव गांधी जी बहुत गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, जब चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब से बीजेपी का राज बना है तब से धर्म की बात करना, गाय की बात करना, उस पर राजनीति करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, हर चीज़ में धर्म को लेकर आना, वो एक उनकी प्रवृत्ति बन गई है। क्योंकि पेट्रोल डीजल हो गया 80 रुपये लीटर, महंगाई बढ़ रही है, चीन और पाकिस्तान में आंख दिखाता है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये तो उस पर चर्चा करना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हों, ताकि उनको किसी तरह वोट मिल जाए। लेकिन काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती है। 70+ और 2 बार हारे हुए के चुनाव जो वो है विधायक या नेता हैं, क्या उनको मानते हैं टिकट मिलना चाहिए 70+ वाला जैसे राहुल? कोई क्राइटेरिया मेरे संज्ञान में तो आया नहीं है, लेकिन आपका अगर सुझाव होगा तो मैं दिल्ली तक पहुंचाऊंगा इस बात को। लेकिन कांग्रेस पार्टी में फीडबैक के आधार पर जीतना वाला व्यक्ति कौन है और अच्छी छवि वाले व्यक्ति कौन है, पढ़े लिखे लोग कौन है और संभवतः नौजवानों को मौका ज़्यादा मिले, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, बीजेपी तो दावा कर रही है कि रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? एबीपी न्यूज ने अंबिकापुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 की तस्वीरों की पड़ताल की। वहां पहुंचे हमने देखा वहां पर, और वहां की हालत ऐसी दिखी कि ये समझ में नहीं आया कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे। विकास का दावा कितना सच कितना झूठा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे की हैं। जी हां, सुनकर और देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। कागजों पर तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन हकीकत में नेशनल हाईवे गड्ढों और कीचड़ के नीचे दब गया है। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग सरगुजा जिले के अंबिकापुर, बतौली और सीतापुर से गुजरता है। अक्टूबर 2016 में आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को सड़क निर्माण का काम दिया गया। अंबिकापुर से पत्थल गांव तक करीब 91 किलोमीटर सड़क बनानी थी। सड़क बनाने के लिए कंपनी को 427 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। 2 साल के भीतर खस्ता हाल सड़क को नया बना देना था, लेकिन 50 मीटर सड़क बनाकर कंपनी भाग खड़ी हुई। आलम यह है कि पड़ोसी जिले आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी प्रदेशों के साथ राजधानी दिल्ली तक जोड़ने वाली ये एनएच इतनी दयनीय स्थिति में आ गई है कि बरसात के दिनों में उखाड़ी गई सड़क के गड्ढों में भारी वाहनों के फंसने से रोजाना घंटों जाम लग रहा है। बहुत दिक्कत है। आज 8 दिन हो गए रायगढ़ से यहाँ तक आते, फिर भी गाड़ी फंस गई। रोड तो एकदम बेकार है बाबूजी। इधर पीछे तो बहुत खराब है, गुमला के इधर आएंगे तो एकदम बेकार। इस कथित एनएच से गुजरने वाले तो किसी तरह कई घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, पर रोज गुजरने वालों का क्या हाल होगा ये सोचकर भी आप हैरान हो रहे होंगे। यहाँ के रहने वाले लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि गड्ढों में बसे नेशनल हाईवे की वजह से करीब 300 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हादसा न हो जाए इसलिए बस ड्राइवर बच्चों को ले जाने से मना कर देते हैं। आज सुबह बच्चे की बस जा रही थी, बच्चों लोग की बस, वो रास्ता में फंस गई। बड़ा मुश्किल से बच्चे के बस को बैक करवा के खिंचवा के निकाला गया। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ट्रक भी पार नहीं हो पा रहा है। ये बतौली से लगभग 200 या 300 बच्चे जाते हैं अंबिकापुर पढ़ने के लिए बस में। वो बस गई आज और यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर आगे जाके फंस गई। फिर उनके अभिभावक लोग गए और वहाँ से अपनी बाइक से, कोई अपनी गाड़ी से पर्सनल ले जा करके गाड़ी को निकलवाया।
ठेका कंपनी भाग गई और प्रशासन की दखल पर शासन स्तर पर इस सड़क को लेकर लंबी चर्चा हुई और फिर बरसात के पहले वैकल्पिक व्यवस्था के मुताबिक दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया गया सड़क निर्माण का। लेकिन पुराने ठेकेदार द्वारा किए गए बेढंगे कार्य में नया ठेकेदार अभी तक गड्ढों को भी नहीं भर पाया है। स्थानीय अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसको त्वरित गति से कराने की कोशिश करेंगे। अब मामला विकास से जुड़ा तो इस पर राजनीति तो होनी ही है। सोशल मीडिया में हर कोई सड़क की तस्वीर डालकर छत्तीसगढ़ के विकास के दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी उनके आरोपों का जवाब दे रही है। जसपुर मार्ग की हालत इतनी बेतरतीब है, रोज 7 घंटा 8 घंटा का जाम लगता है। तो विकास की असली तस्वीर इस प्रदेश में अगर है तो यही है, पूरे प्रदेश में एक दलदल है और भ्रष्टाचार है। मैं आज ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि लगभग 80% जो सड़कों का निर्माण हमने किया है, ये जरूर है कि 1-2 प्रमुख सड़कों पर काम चल रहा है। उदाहरण के लिए रायपुर से बिलासपुर की बात करें या जशपुर सड़क की बात जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी काम चल रहा है। तेज गति से काम होगा, शीघ्र उसका निर्माण पूरा होगा। रायपुर से बिलासपुर की सड़क हो या फिर अंबिकापुर से जसपुर जाने वाली सड़क की हालत देखकर सरकार के विकास के दावों पर कितना यकीन किया जाए, फिलहाल इस पर सवाल तो खड़े ही होते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ विकास यात्रा निकाल रही है, हर तरफ विकास ही विकास हुआ है ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है रमन सिंह सरकार। दूसरी तरफ रायपुर का धरना स्थल सरकार से नाराज, वहां पर प्रदेश के कर्मचारियों के संगठनों से भरा पड़ा है। अस्पताल हो या पंचायत विभाग, यहां काम करने वाले अलग अलग कर्मचारी कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। रायपुर के धरना स्थल ईदगाह भाटा मैदान में ये कोई शादी समारोह की तस्वीर नहीं है और न ही कोई आयोजन हो रहा है जिसमें लोगों को सरकारी स्कीम के तहत मुफ्त में मोबाइल बांटा जाने वाला है। दरअसल ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार के किसी न किसी सेवा से जुड़े कर्मचारी हैं। करीब 1 दर्जन कर्मचारी संघ सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। चुनावी साल है, 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों के संगठन, आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ बड़ा आयोजन हो। ऐसे हालात यहाँ पिछले 20 दिन से हैं। और इस तरफ देखिए बाल श्रमिक विद्यालय कर्मचारी संघ, 108, 102 कर्मचारी, प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी नहीं हैं वो लोग, यानी इस पूरे धरना स्थल में आपको वो लोग मिल जाएंगे जो सिस्टम के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। जो 1 सूत्री कार्यक्रम करता है उसका डबल वेतन है और हम लोग 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम 14 योजना क्रियान्वयन करते हैं, फिर भी हमारा वेतन कम है। 3 महीने का आश्वासन देकर हम लोग को 2015 से उठा दिया गया था, उसके बाद भी उदासीनता 3-3 साल तक, इसलिए हम लोग को ये आक्रोश के कारण इस टाइप का रणनीति अपनाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इन कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की माने तो प्रदेश में चलने वाले 5200 स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। टीकाकरण और संस्थागत प्रसव तक प्रभावित हो रहे हैं। 102 और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों एम्बुलेंस का दरवाजा न खुलने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। प्रदेश में इन हड़तालों का असर पड़ रहा है। सुनिए कर्मचारियों की मांग जो लाखों की संख्या में प्रदेश में काम करते हैं, लेकिन अभी वो हड़ताल पर हैं। मनरेगा का पेमेंट रुका हुआ है, JSY का काम रुका हुआ है, टीबी की दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी बहुत सारे हर विभाग में जो भी आम जनता जा रही है उनका काम नहीं हो रहा है। एड्स की जांच हो गई, दवाइयाँ हो गई, ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सभी लोगों को। हमारे साथ भेदभाव होता है, हमको एक चौथाई वेतन हमको दिया जाता है, कार्य क्षमता हमारी दुगुनी होती है और हमारे कार्य अवधि भी बहुत ज्यादा होता है। अवकाश के दिनों में भी हमको अवकाश नहीं मिलती है। लंबे समय से धरना स्थल पर डटे कर्मचारियों की हड़ताल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लग गई है और इसीलिए कांग्रेस के नेता हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के मंच पर पहुंचकर उनकी सरकार आने पर समस्या दूर करने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस प्रदेश का कर्मचारी सरकार की नीतियों से खुश नहीं होगा, वहाँ की जनता कैसे खुश होगी, जबकि बीजेपी इस आंदोलन को सरकार के पक्ष में बता रही है। सरकार अब तानाशाही पर उतर चुकी है। अपने ही कर्मचारी संगठनों को जो सरकार खुश नहीं कर पा रही है, उससे प्रदेश की जनता भला क्या खुश होगी। शासकीय कर्मचारियों का विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने 15 वर्षों में अन्य शासकीय कर्मचारियों के बहुत सारी मांगों को पूरा किया है, उनको लगता है कि यदि कोई सुनवाई हो सकती है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय सुनवाई हो सकती है। शायद यही विश्वास
एक आंदोलन के रूप में तब्दील हुआ है। ये सच है कि चुनावी साल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग अलग संगठन सरकार पर आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाते हैं, और ये भी सच है कि सरकार चुनावी साल में किसी को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ मांगे मानती भी है। लेकिन करीब 1 दर्जन कर्मचारी संघ अगर सरकार से नाखुश हैं, तो रमन सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हों और चाहे HIV, एड्स जैसी बीमारियों के दवाई का वितरण हो। बावजूद इसके सरकार दावा यही कर रही है कि इन 15 सालों में हर तरफ विकास की गंगा बही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज, रायपुर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।